चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लास्ट टाइम हमने जो है देखा था, आई थिंक चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी सरफेस के ऊपर। 3 मेथड हमने समझे थे, फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड एंड कंडक्शन मेथड। आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ पर। तो कूलम्स लॉ की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ जो है, तो कूलम्स लॉ इसकी जो है बात करते हैं। कूलम्स लॉ क्या है बेसिकली, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज़ कूलम्स लॉ में जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये जो वैलिड है ना कूलम्स लॉ, ये वैलिड है 2 चार्जेस पर, ठीक है। 2 चार्जेस पर, यूनिवर्स के कोई भी 2 चार्जेस अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर वैलिड है ये, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास से, इस चार्ज के सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज के सेंटर ऑफ मास की तरफ हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास पे ले आते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास पर, इस पे सपोज करते हैं कि चार्ज है Q1, इस पे सपोज करते हैं चार्ज है Q2, और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास जो कि यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आपको सही से दिख रहा हो तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन हमने ज्वाइन करी है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, या फिर हम इसको लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्यों समझना ज़रूरी है कि ये लाइन ऑफ फोर्स है? देखो, जो फोर्स लगेगा ना वो इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। जो जब भी फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये जो रिपल्शन है ना, ये इसी लाइन के अलॉन्ग होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं पर भी फोर्स बना दें, यहाँ पे फोर्स दिखा दिया या यहाँ ऐसे फोर्स दिखा दिया कि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। ये रैंडम ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का। और ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। अगर आप सही से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है या फिर लाइन ऑफ फोर्स जो है, उस पर आपको जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करना है हमेशा। और ये हमेशा लाइन जो है ज्वाइन करेगी सेंटर टू सेंटर। मान लीजिए यही चीज़ अगर जो है ऐसी होती कि नेगेटिव चार्जेस होते ये, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता, तो ऐसे केस में क्या होता? तो ऐसे केस में ये इसको अट्रैक्ट करता और ये वाला इसको अट्रैक्ट करता। तो ऐसे केस में ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक। ये रिपल्शन जो है हमें इलेक्ट्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट से मिलता है। वो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा, ठीक है। उससे रिलेटेड चीज़ें अभी आप सिंपली, अगर आप क्लास 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो चार्जेस, जो भी 2 चार्जेस होते हैं, अगर उनका नेचर जो है सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। बॉडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं। ये मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। और किसके अलॉन्ग लगेगा? तो हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग ही लगेगा। कितने पर वैलिड है कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ वैलिड है ओनली फॉर 2 चार्जेस, ओनली ऑन 2 चार्जेस। अब मैं इतना क्यों कह रहा हूँ फोकस करने के लिए आपको कि ये 2 चार्जेस पर ही वैलिड है? देखिए भाई, आप 3 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एक चार्ज पे, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा, तो आप इस पर टोटल फोर्स निकाल सकते हो। इसके द्वारा इस पर कितना लगा, इसके द्वारा इस पर कितना लगा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकाल लिया। बट एट अ टाइम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो आप केवल 2 पे ही निकाल सकते हो ना, कि भाई ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये कूलम्स लॉ ने जो फोर्स की वैल्यू दी होगी वही निकालेगा। ये इस पर कितना लगा, ये वाला जो है इस पर कितना लगाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगी। एंड देन फिर उसके बाद वेक्टर सम करोगे ना, उससे पहले थोड़ा ना कर लो। तो ये केवल वैलिड ही केवल 2 पे है, ठीक है। तो बारीकियों को समझना है चीज़ों की, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से याद कर लेना, बारीकियों को समझना है इसको, ठीक है। तो कूलम्स ने क्या कहा? कूलम्स ने कहा कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। बिल्कुल वैसा ही जैसा न्यूटन ने कहा था कि फोर्स बिटवीन 2 मासेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मासेस।
ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ये कूलम्स लॉ है। इसके अलावा कूलम्स ने कहा कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर भी इसने यही कहा था कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर कंबाइन करने से आ जाएगा M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे जैसे ही हम, तो हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K, एंड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। जबकि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है G, M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ये जो G है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो G है, ये G यूनिवर्सल है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है G की, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। मतलब कि ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सब जगह वैलिड है। मान लीजिए आपने सपोज दैट कि आप दो मासेस को जो है, आपने कोई दो मासेस लिए M1 M2, और उसको आप अभी एयर में रखे हुए हैं, और फिर आप उन्हीं दो मासेस को उठा करके लेके गए वाटर के अंदर। ठीक है, M1 M2 और सेम डिस्टेंस R, और यहाँ से भी R, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस हम कंसीडर करें। तो इन पे जो लगने वाला फोर्स है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, उसका वैल्यू पानी में भी सेम आएगा और वाटर में भी सेम आएगा। बट ये जो फोर्स है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे जो K है, तो ये जो K है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका एक्चुअल वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। मतलब अगर फ्री स्पेस में है तो आप कहेंगे कि भाई K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल के, अभी मैं बताऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो भी बताऊंगा आपको। तो एप्सिलॉन नॉट जो फ्री स्पेस में वैल्यू है उसकी, वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। और अगर बात करें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्या चीज़, ये देखो G में ऐसा कुछ भी फंडा नहीं था। G का वैल्यू सिंपल होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, इसका यूनिट अगर मैं बात करूँ तो यूनिट होता है इसका, एक सेकेंड टाइम दीजिएगा, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, G की, और ये वैल्यू चेंज नहीं होती। जो G की ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू एयर के लिए भी वही वैल्यू है और वाटर के लिए भी वही वैल्यू है। तो इसलिए फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स जब तक चेंज नहीं होता जब तक आप उनके मासेस को चेंज ना करें या उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज ना करें। बट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसमें जो K का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बस आप ध्यान रखिए कि एक कांस्टेंट दिया गया फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए K का वैल्यू फ्री स्पेस के लिए तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो कितना होगा, तो ये नॉट हटा देंगे और एप्सिलॉन लगाएंगे इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए स्टैंडर्ड है इसलिए नॉट लगाया। जैसे होता है ना स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम C का यूज़ करते हैं, V का यूज़ नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जो है फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए नॉट लगाया है, जबकि किसी दूसरे मीडियम के लिए अगर आप परमिटिविटी की बात करेंगे कि कितनी होती है, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो K का वैल्यू है वो चेंज हो गया। अच्छा, इसका K का वैल्यू कितना होता है, तो जब आप ये वैल्यू डालोगे 8.85
इंटू 10⁻⁻12 और ये 4 भी डालोगे, पाई का वैल्यू 3.14 डालोगे, तो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁹ ठीक है। यूनिट क्या रहेगी, तो एप्सिलॉन नॉट की कई बार यूनिट या डायमेंशन पूछ लेते हैं, परमिटिविटी की जो है डायमेंशन भी पूछ लेते हैं और यूनिट भी पूछ सकते हैं। तो आप वही मान लीजिए यूनिट की बात करो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट के की कितनी रहेगी, तो के की उसकी इन्वर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना इसका, के जो है, ठीक, के जो है ये आपका ये इन्वर्स है, तो जो इसकी यूनिट होगी वो इसके इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो ये सारा खेल जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने स्क्रीन आपके लिए जो है, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ये अलग नोट करिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का एनालॉगी, और या फिर अगर नहीं भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग से नोट करिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, चलिए तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको परमिटिविटी की। तो बात कर रहे थे कूलम्स लॉ की और ग्रेविटेशनल लॉ की कंपेयर कर रहे थे उसके साथ। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे Fe, और यहाँ लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। आप पूरा लिखिएगा, मेरी तरह शॉर्टकट में मत लिखिएगा, 6 महीने बाद कॉपी खोल के देखेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है, या 2-3 महीने बाद भी कॉपी खोल के देखेंगे तो भूल जाएंगे आप क्या लिखा है आपने। आप पूरा पूरा लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड है K⁴ ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया। डायरेक्शन तो हमने खुद से इंडिकेट की थी सोच करके कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दो चार्जेस अगर वो पॉजिटिव हैं दोनों ही, ठीक है, तो वो एक दूसरे, या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ऐसे केस में दोनों ही रिपेल करेंगे, जबकि दो चार्जेस जिसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल, और दोनों जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ जो है ध्यान रखने वाली वो ये कि ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये फॉर्मूला, ठीक है, मीडियम डिपेंडेंसी है इस पर, मीडियम डिपेंडेंट है। फ्री स्पेस के लिए अलग वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि परमिटिविटी जो है ना, परमिटिविटी हर मीडियम की अलग अलग होती है। तो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस की है, ठीक है, फ्री स्पेस में है, और ये किसी भी दूसरे मीडियम में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करेंगे, ठीक है, किसी मीडियम का है। इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, तो इनके बीच में रिलेशन है एप्सिलॉन आर का है। एप्सिलॉन आर एक टर्म डिफाइन की जाती है, ठीक है। वैसे ये टर्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है, बट क्योंकि अभी स्कोप एरिया कम है समझाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, ठीक है, एक साथ सारी बातें नहीं क्लियर की जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ें सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब बातें जो है इस तरीके से इंटरलिंक है आपस में फिज़िक्स में, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी तो आप केवल ये समझिए कि एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, यह है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है कि परमिटिविटी किसी मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये किसी भी मीडियम की, एनी मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है इसका, इट इज़ F = G m1m2/r², and it is always attractive force, always
अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, कि ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक। और ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। अगर मैं ग्रेविटेशनल एफ जी की बात करूँ यहाँ पर, तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मीडियम इंडिपेंडेंट, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की हम बात कर रहे थे। एप्सिलॉन नॉट की हमने यहाँ पर जो है वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और के की वैल्यू फाइंड आउट करी। के की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू मैंने आपको लिख के दी है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू के की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। अभी थ्योरी आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ बेसिक बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर आप चार्ज की वैल्यूज़ बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस हमेशा इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से घट रहा है, तो आपका जो फोर्स है वो आर स्क्वायर, मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस डबल किया तो वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स, ठीक है। और अब हम जो है कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी और मीडियम में कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, है ना। ये के का वैल्यू हो गया, इनटू में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ ई का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू किसी दूसरे मीडियम में, ये किसी दूसरे मीडियम को आप ऐसा समझिए जैसे पानी में ले जा रहे हैं। तो अगर फ्री स्पेस में होता, ठीक है, फ्री स्पेस में होता, अगर मैं बात करूं तो फ्री स्पेस में एयर में होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर किसी दूसरे मीडियम में आप एफ डैश मान लीजिए और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन डाल दीजिए, ठीक है। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैंने भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एप्सिलॉन का रिलेशन आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक। और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया एफ ई डैश का वैल्यू। तो अगर मैं देखूँ एफ ई डैश के वैल्यू में, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है, इसको छोड़ दें अगर पूरे को, ये वैल्यू, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं, तो ये जो है ये फैक्टर, अभी दिखा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया ना मैंने बढ़िया से, देखो अभी दिख रहा है ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू, ये वैल्यू दोनों सेम है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम एकदम। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अब इसको कि, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये एफ ई अपॉन में एप्सिलॉन आर है, ठीक है। इसको समटाइम्स हम स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, या कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। वहाँ पर जो के है, ये जो के है, ठीक है, ये वाला जो के था, ये वाला के अलग है। इस के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इस के का मतलब है यहाँ पर ये के जो है वो है एप्सिलॉन आर के बराबर, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन आर की टर्म में क्यों लिख रहे हैं हम, एप्सिलॉन की टर्म में क्यों नहीं छोड़ देते हैं। जैसे परमिटिविटी का बता दिया, आप किसी और मीडियम का भी बता सकते हो हमें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिकल्स जो आपको दिए जाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स में आपको ये बताया जाता है कि भाई फ्री स्पेस के कंपैरिजन में आपका मीडियम कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। जनरली ये स्ट्रॉन्ग ही होता है। अगर मैं बात करूं कि एक सेकेंड नया पेज ले लेते हैं, तो अगर मैं बात करूं किसी कंडक्टर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार, किसी कंडक्टर की, तो कंडक्टर का के होता है इनफाइनाइट। क्यों होता है, ये क्या है, देखो मैंने अभी डायलेक्ट्रिक के बारे में, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है डायलेक्ट्रिक भी है, इसका नाम जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एक नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, बस इसको करिए रिलेटिव परमिटिविटी,
ठीक है। तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, इसलिए प्रूव नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर कि भाई के इनफाइनाइट कैसे कंडक्टर के लिए, आगे प्रूव कर देंगे, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि जो है, एक सेकेंड, फुल स्क्रीन किधर से चला गया, आई थिंक इधर आ गया, ओके। तो हम बात कर रहे थे के की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या है, के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या है, तो फ्री स्पेस के लिए 1 है, ठीक है। और किसी भी दूसरे मीडियम के लिए इन्फिनिटी से लेस होगी और ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो ये किसी भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया और कह दिया कि भाई वाटर का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालें अभी। तो इसका इंटरप्रिटेशन आप ये निकालेंगे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि भाई एक मीडियम है जिसमें फोर्स लग रहा है 81 न्यूटन, ठीक है। सपोज दैट कि फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है 81 न्यूटन। आपने जो है एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर उस पूरे सिस्टम को इंसर्ट कर दिया उठा करके, मतलब कि आप दो चार्जेस लेके आए, दो चार्जेस को आपने फिक्स डिस्टेंस पे रखा और फोर्स कैलकुलेट किया, आपका वैल्यू आया 81 न्यूटन। देन आप उसी को लेकर के गए एक ऐसे मीडियम के अंदर जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उस मीडियम का 9। तो अभी नया फोर्स कितना लगेगा, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ बाई के, अभी हमने देखा है। तो ये 81/9 मतलब 9 न्यूटन। तो अब उसके अंदर 9 न्यूटन फोर्स लगेगा, जो फोर्स का वैल्यू है वो चेंज हो गया। तो आपने देखा कि फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है यहाँ पर, ना कि जो है यूनिवर्सल है। तो इसीलिए कूलम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपने यहाँ पे सीखी, ठीक। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ बातें और बता देता हूँ कि चार्ज जो होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बट मास किसी भी बॉडी का हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे अलग से, ठीक। ये सब बातें, फंडामेंटल बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सब बातों का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में, स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ठीक। अब न्यूमेरिकल जो है देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल डिज़ाइन होते हैं। चलिए तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए सबसे सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे छोटे न्यूमेरिकल से, कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो आपको Q1 का वैल्यू गिवन है 2 कूलम, Q2 का वैल्यू गिवन है 6 कूलम, R गिवन है मान लीजिए 1 मीटर। तो आपको फोर्स बताना है कितना लग रहा है अगर ये मीडियम फ्री स्पेस है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा आपको ये बताना है। तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। के का वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का वैल्यू 2, 6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू में 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 1, तो वो तो हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9, ठीक है, 12, हो गया 90 और 18 108। तो इतना न्यूटन फोर्स जो है आपका लगेगा। क्लियर हुई बात। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपने ये पूरा सिस्टम उठा करके एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज 12, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 12 है। तो आप F बाय के करेंगे और आपका आंसर उस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है आ जाएगा 108, 9 डिवाइडेड बाय 12 कैंसिल, बच गया 9, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन के अंदर कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है फोर्स के, ठीक। मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये जो है थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ,
इंसर्ट करिए नया पेज, और इंसर्ट न्यू पेज, आ गए, सही जगह पे आ गए ये। तो मैंने बोला था आपसे कि कितना परसेंटेज ऑफ फोर्स चेंज हुआ है, अगर ये पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए परसेंटेज कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, फिजिक्स के अंदर परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, आप फाइनल फोर्स को माइनस कर दीजिए इनिशियल फोर्स से, डिवाइड कर दीजिए इनिशियल से, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। तो ये था 108, सॉरी 108 नहीं था, ये डिक्रीज़ हुआ है फोर्स, तो यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 108 था, और टोटल पावर में 10 की पावर 9 थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे इनिशियली 108 इंटू 10 की पावर 9 थी, और यहाँ पे 100% वाला लगा देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू में 9 इंटू 12 बाय 9 इंटू 12, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया माइनस का 11 बाय 12 इंटू में 100, ठीक है। तो इतना आपने निकाल लिया, अब इसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए इसको, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है ये 9% के करीब आ जाएगा, 90%, तो ये 90% के करीब फोर्स डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, 11 है, ये 110 हो गया, 12 108 9 डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पहले ही, और ये बच गया 2 20 20 और ये 12 1, तो ये 91% के अराउंड जो है आपका डिक्रीमेंट हुआ है, माइनस साइन का मतलब है डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन फोर्स कितना हुआ ये आप बता सकते हैं, यहाँ से कितने परसेंटेज चेंज हो गया। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से चीज़ों को वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। अब मान लीजिए जो है आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल एक फॉर्मेशन कर दी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री, सॉरी राइट एंगल नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये सारे जो है एंगल 60 डिग्री होंगे, और ये जो डिस्टेंस है हम ले लेते हैं ए, इसकी साइड जो है वो ए ले ली, यहाँ पर एक चार्ज है Q वैल्यू का, यहाँ पर एक चार्ज है 2Q वैल्यू का, यहाँ पर एक चार्ज है Q वैल्यू का, ठीक है, सपोज़ कि ये माइनस है और ये भी माइनस है। अभी आपको 2Q पर टोटल फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ये लाइन ऑफ फोर्स है हमारी, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है, ये वाली, ये जो हमारी लाइन ज्वाइन हो रही है दैट इज़ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका, ये लाइन ऑफ फोर्स है ब्लू कलर की जो है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही जब आप इधर देखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड F2, F1 एंड F2, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या चीज़ होती है, तो समझिए, जैसा इसका नाम है ना खतरनाक सा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है किसी बॉडी पर जो टोटल फोर्स लग रहा है उनके सब का वेक्टर सम आप कर दीजिए, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये जो छोटा सा चार्ज है आपका 2Q का, इस 2Q पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस का अगर आप सम कर देते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। हम अगर एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर तो उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालते हैं। कूलम्ब्स लॉ से हम सिर्फ एक ही फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, F1 को, और फिर अलग से F2 को। तो F1 कितना है, तो F1 यहाँ पर जो हमें गिवन है दैट इज़ Q पहला वाला चार्ज, दूसरा चार्ज है 2Q। अब कई बच्चे सोचेंगे सर माइनस साइन है तो माइनस क्यों नहीं ले लिया यहाँ पर। भाई माइनस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि माइनस के साइन को ही तो जो है आपने यहाँ एरो में इंडिकेट कर दिया पहले ही, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने पहले ही माइनस साइन लेकर के ये एरो में इंडिकेट कर दिया कि वही वो उधर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अपना कॉमन सेंस आपने फिर इस्तेमाल किया कि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब आपने यहाँ पे एक बार ले लिया तो आप यहाँ नहीं ले सकते। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में कभी भी आप यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म जो ये अभी हम जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ये पूरी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसमें कहीं पर भी मैंने आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं सिखाई है। डायरेक्शन आप यहाँ पे अपने कॉमन सेंस से लेते हैं। कॉमन सेंस मतलब कि आप देखते हैं कि हाँ प्लस माइनस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर फोर्स हो गया F2 और इधर ये F1 हो गया।
तो F1 का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आप एक बार भी ऐसा ना करें कि साइन के साथ पुट करें। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड डाल देते हैं ए स्क्वायर, देन फिर बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये हो गया 2q स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर F2 की वैल्यू कैलकुलेट आप करना चाहते हैं तो F2 का वैल्यू हो गया के क्यू, फिर से माइनस साइन नहीं डालेंगे, और ये क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये भी हो गया 2k स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इट मीन्स कि दोनों ही फोर्स का वैल्यू सेम है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये भी F है और ये भी F है। तो F नेट अगर मुझे निकालना है तो मुझे इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का स्क्वायर। ठीक है, F1 F2 का वैल्यू एक साथ डालेंगे तो F का स्क्वायर बन जाएगा cos 60 डिग्री। ये कहाँ से आया है, तो अगर कोई दो वेक्टर हैं ए बी और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दैट इज़ R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है रिजल्टेंट क्लास 11th का। तो आप वहाँ पे आपने वेक्टर में सीखा था, वहीं से ये चीज़ उठाई है। तो अभी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गया f का स्क्वायर 2f स्क्वायर इन दोनों को मिला के, और ये वाले को मिला के हो गया 2f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल एंड दैट इज़ द वैल्यू 3f स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट 3f इज़ योर आंसर। तो f की वैल्यू पुट कर देंगे k स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज़ योर आंसर। तो रूट 3 k स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको इस टाइप के क्वेश्चन में। अब सपोज़ कि ये जो चार्जेस हैं, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं इसका, सॉरी मिरर हो गया ये, तो वापस से सीधा करते हैं डुप्लीकेट, और जो है ओए सॉरी बेटा, 1 मिनट दीजिए मुझे, यहाँ पर रख लेते हैं इसको। सपोज़ दैट कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपका ऐसा कर दिया जाता कि ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को पॉजिटिव कर देते। अभी अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो जाता तो ये फोर्स जो लग रहा है ना F1, ये जो F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, एक सेकंड, इस ट्रायंगल को हटाते हैं 1 मिनट के लिए और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और वापस से इस ट्रायंगल को लेकर के यहाँ प्लेस कर देते हैं। चलिए, तो ये जो है अब जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगेगा। तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ये हो गई डायरेक्शन, और ये कितना एंगल हो गया, अगर ये 60 डिग्री है, ये टोटल 180 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, फोर्स तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हुआ किसी का। अगर मान लो मैं ये कैलकुलेट करूँ F1 वापस से, तो वो कितना आ जाएगा2q अपॉन में a स्क्वायर। इट मीन्स 2k स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो इट मीन्स कि फोर्स का वैल्यू तो अभी भी वही है, मतलब मेरे पास दो वेक्टर आ गए, एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पे f वैल्यू का, यहाँ f वैल्यू का, और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल। तो आज आप सीख लीजिए, आप एक मैथमेटिकल टिप्स में देता रहता हूँ आपको, ठीक है, बीच बीच में। तो ये मैथमेटिकल टिप्स आप समझ लीजिए कि कभी भी दो वेक्टर हों, ठीक है, ए वेक्टर और ए वेक्टर, हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, 1 सेकंड दीजिए मुझे। ए वेक्टर एंड ए वेक्टर और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल हो, तो इनका रिजल्टेंट भी आएगा ए, ठीक है, और यहाँ से 60 डिग्री पे आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे एफ नेट पर, आज के बाद ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि दो वेक्टर अगर उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका आंसर भी वही आएगा जो दोनों वेक्टर में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड आप चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ वो कैसे रहा वो देखिए। तो मान लीजिए मैंने एक रिजल्टेंट लिया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, इस बार एंगल कितना है cos 120 डिग्री है ना, तो ये हो गया
एफ स्क्वायर प्लस 2 f², ठीक। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अरे यार कहाँ चला गया, एक सेकंड दीजिए। f² कॉस 120 हो गया -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। आंसर इज f² प्लस f² माइनस f², तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द वैल्यू इज़ f, और f का वैल्यू कितना हो गया KQ² अपॉन में A²। तो देखा आपने कि दोनों का रिजल्ट कितना आया, f ही आ गया, ठीक। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमने लिए अभी, ठीक। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे एक और अच्छा सा, ठीक। एक सेकंड दीजिएगा, ये जो है ले लेते हैं एक शेप। सपोज़ मैंने ये एक स्क्वायर शेप ले ली, ठीक है, एक स्क्वायर शेप ली मैंने। यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, Q Q 2Q 2Q, ठीक है। ये A हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, और ये भी A हो गया। अब ऐसे में आपसे पूछ ले कोई कि बताइए भाई, सपोज़ इस बार जो है हम इस वाले को ना लेकर के इस वाले कॉर्नर को ले रहे हैं, कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि इस वाले पे जो है नेट फोर्स कितना है इस वाले पे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप ये देखिए भाई कि ये पॉजिटिव हैं सारे, तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला, ये वाला इस वाले को रिपेल करेगा। हमें जिस पे कैलकुलेट करना होता है ना उसी चार्ज पे खड़ा होना होता है हमेशा। तो ये नहीं कि इस पे फोर्स इंडिकेट कर देना। कई बच्चे यार पता है क्या है, आप में से कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सब कुछ जल्दी जल्दी समझ जाते हैं। कई बच्चे थोड़े से जो है कम स्मार्ट होते हैं, या ये कहें कि थोड़ा स्लो माइंड होते हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, ठीक। वो ईजिली चीज़ों को पिक नहीं कर पाते, पर ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ही समझ नहीं सकते, डफर बच्चे नहीं होते। बट हाँ, थोड़ा हर बच्चे का ना अलग अलग पेस होता है, तो आप लोगों को ना थोड़ा सा कॉपरेट करना है, ठीक है। जो भी बच्चे जो है देख रहे हैं इस वीडियो को, कुछ शार्प माइंडेड होंगे, कुछ जो है कम शार्प माइंडेड होंगे, कुछ थोड़े से मीडियोकर होंगे, कुछ बिलो होंगे। सबके साथ कॉपरेट करना है यार, है ना। हमें ना चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, वो आपको भी सुननी चाहिए, ठीक है। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, इवन आपको सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार देखो, हमेशा डूबता वही है। एक बात याद रखना कि डूबेगा कौन? जो स्विमर होगा। जो स्विमर नहीं है ना वो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो पानी के पास ही नहीं जाएगा। उसको डर लगता है ना वही पानी से, क्योंकि वो पानी के पास नहीं जाएगा तो वो डूबेगा कैसे। पर जो स्विमर होता है ना, वो उसको लगता है कि नहीं, मैं तो हमेशा तैर के निकल जाऊंगा, तो वो ही कूदता है पानी में, और वही डूबने के चांसेस उसी के सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि लहरें आती हैं, लहरें किस तरीके से आ रही हैं, कितना बहाव है वो पता नहीं चल पाता, और जो है स्विमर डूब जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप पेशेंस रखिए अपने, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए। मेरी एक बात जो है, अगर आप एज अ टीचर मुझे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरी तरफ से एक एडवाइस आप लोगों के लिए है हमेशा कि लाइफ में ना कभी भी पेशेंस रखिए चीज़ों को ना, बहुत पेशेंसफुली चीज़ों को टैकल करिए। आपके हमेशा करेक्ट आंसर आएंगे। आप लाइफ में हमेशा जो है बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो आप बिल्कुल भी मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। हमेशा पैनिक में रहेंगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये वाला टेस्ट आ गया, वो टेस्ट आ गया। लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो और ज़िंदगी के टेस्ट आएंगे, लाइफ के भी टेस्ट आएंगे, ठीक है। वो आपको हमेशा पैनिक सिचुएशन में रखेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप हमेशा पैनिक में रहना चाहते हैं? नहीं ना। तो आप पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखिए हर चीज़ में, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये इधर फोर्स लग रहा है, और बात करूँ इसकी तो ये इधर फोर्स लगाएगा। मतलब इस वाले ने इधर फोर्स लगाया, इस वाले ने इस डायगोनल के अलोंग, क्योंकि डायगोनल के अलोंग ही लगेगा फोर्स, ठीक है। इस डायगोनल के अलोंग इधर फोर्स लगाया, और इस वाले ने इधर फोर्स लगाया, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम F1, इसको बोल देते हैं हम F2, इसको बोल देते हैं हम F3। कैलकुलेट करते हैं एक एक करके सबकी वैल्यूज़। F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो F1 कितना है? KQ इंटू Q डिवाइडेड बाय ये डायगोनल। तो भाई अगर ये A है, ये A है, तो मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2A, है ना। इतना हो जाएगा। तो ये आ गया आपका वैल्यू
रूट 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ये हो गया F1। अब हम बात करते हैं F2 की, तो F2 कितना है, के ये वाला F2 इस पे लगा रहा है, ठीक है, ये वाला इस पे लगा रहा है, तो ये 2Q डिवाइडेड बाय, अब कई बच्चों का होगा कि ये आगे रख दिया वो पीछे रख, भैया मल्टीप्लाई हो रहा है यार, ठीक है। माना कि आप लोग जो है स्लो लर्नर हो, पर बेवकूफ़ मत बनो, इतना भी स्लो मत लर्न करो कि दुनिया आपसे आगे ही भाग जाए, ठीक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद F3 कैलकुलेट करते हैं, तो वो F3 के लिए आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा F2 और F3 तो सेम आ गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ भाई, F2 और F3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी है, तो ये तो दो वेक्टर हो गए, एक हो गया F, ये भी हो गया F, और इनके बीच में 90 डिग्री, तो बीच में से रिजल्टेंट जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा √2f। अब कोई बच्चा कहेगा कि यार ये कैसे आ गया, कलाकार हो ना तुम लोग, नीट वाले बच्चे भी तो देख रहे हैं ना यार, नीट वाले ऑफेंड में तो जाना, ठीक है। तुम लोग को जो है ऑफेंड होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई बच्चे जो है जो मैथ छोड़े बैठे हैं कई सालों से, उनको बहुत दिक्कत आती है। cos 90 है तो ये cos 90 ज़ीरो होता है, इसलिए पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और √2f स्क्वायर रह जाएगा, तो ये √2f हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया अब हमारे पास इन दोनों वेक्टर का, ये वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में है, और उसका वैल्यू है f, ठीक है। तो नेट f निकालने के लिए, अगर मुझे नेट f निकालना है टोटल, कि टोटल f कितना होगा, तो इधर निकाल देते हैं आपके लिए, तो टोटल f कितना होगा, एक सेकंड दीजिए मेरे को, ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो f नेट में दो फोर्सेस हैं, एक तो f खुद है जो ये वाला है, और दूसरा ये है F3, तो f प्लस F3, तो f कितना आया है हमारा, सॉरी √2f f नहीं √2f आया था, है ना, तो √2f, और अगर मैं इसको भी f के टर्म में लिखूं, ये वाले को, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सॉरी F1 को नहीं कर दिया यार, गलत हो गया, F3 को करना था, F3 कहाँ है, नीचे है ये, ओहो हो बच्चों गलत हो गया, थोड़ा सा बेटा जो है आप, ये F1 था, इसको F1 लेट किया था हमने, यहाँ गलती हो गई बस। हाँ यार, तुम लोग भी सोचोगे यार कैसे सर, कैसी कैसी बातें करते हैं, अभी हमारे को कह रहे थे नीट वाले बच्चे, और ख़ुद तो जो है नेमिंग गलत कर दी है, तो हो जाता है यार, देखा पेशेंस नहीं रखते तो टीचर्स भी गलत कर देते हैं। अभी ठीक है पूरा, √2 F1 F2 ये रहा हमारा, इट इज़ F2, और ये वाला हमने क्या दिया है F3, ये F3 लेते हैं, इसको F3 ले लेते हैं, तो ये हो गया F3। नंबरिंग गलत हो गई थी वहाँ पे, एक नंबरिंग के चलते जो है सारा खेल बिगड़ गया हमारा, कोई बात नहीं, चीज़ तो सीखने को मिल रही है, आंसर तो करेक्ट ही निकाल रहा हूँ, हैं, हो जाता है यार कभी कभी। अभी F3 की जगह पे यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा F1, क्योंकि ये तो आ गया। अब F1 का जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे मैं चेक नहीं करता ना तो दिक्कत होती फिर, तो F1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा F/4, है ना, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू इससे पूरी मैच कर रही है, तो ये 4 टाइम्स कम हो गया, तो ये F/4, तो यहाँ से मैंने F कॉमन लिया, एंड आंसर इज़ √2 + 1/4, और F का वैल्यू। अब आपको समझ में आया कि मैंने F/4 क्यों किया, इतना मेहनत मशक्क़त क्यों करी, ताकि आंसर इजीली निकाला जा सके, KQ² अपॉन में, और ये लिया था हमने F
इसको लेट किया था, तो 2 स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 और ये 1/2 और ये हो गया KQ स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज़ योर आंसर। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा पूरा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जो है इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आप जो है टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और बहुत अच्छे से आपको जो है पूरा कोर्स कवर कराऊँगा, आपको एक एक टॉपिक को बहुत क्रिस्टल क्लियर करा करके, मतलब आप अच्छे से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें, टैकल कर सकें चीज़ों को, ठीक। तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो है एक और चीज़ समझते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न समझते हैं, ठीक है। तो कुछ पैटर्न्स मैं बनाता हूँ यहाँ पे। एक ये पैटर्न मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक पैटर्न बनाया मैंने यहाँ पर सर्कल का, एक पैटर्न बना देते हैं यहाँ पर स्क्वायर का, एक पैटर्न बना देते हैं हम इस तरह के स्क्वायर का, एक पैटर्न हम बना लेते हैं स्टार का, कुछ पैटर्न मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, हेक्सागन बना देते हैं, बेंजीन टाइप, पेंटागन बना देते हैं। चलिए, ये कुछ सिमेट्रिकल शेप्स हैं जो आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये जो शेप्स हैं ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर चार्ज रखा है, यहाँ चार्ज रखा है, यहाँ चार्ज रखा है और ये सारे चार्ज सेम वैल्यू के, Q वैल्यू Q वैल्यू Q वैल्यू। तो इसके सेंट्रॉइड पे अगर आप कोई चार्ज रखेंगे Q वैल्यू का, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा ना वो 0 होगा। ऐसे ही अगर अब मान लीजिए पूरी रिंग है जिस पे Q चार्ज है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसके सेंटर पे अगर आपने फोर्स चार्ज रखा तो उसका आंसर भी 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से लगने वाला फोर्स जब इसको इधर रिपेल करेगा तो ये वाला फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसके चलते इधर रिपेल करेगा और सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, जिसके चलते वो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। मान लीजिए आप ही को कोई 3 दिशा से बराबर फोर्स लगाए 120 डिग्री के एंगल पे, तो आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसे ही ये वाला चार्ज पार्टिकल जो यहाँ से फोर्स लगाएगा ये इधर नीचे की तरफ लगाएगा, यहाँ वाला चार्ज पार्टिकल इस तरफ लगाएगा, यहाँ वाला चार्ज पार्टिकल इधर लगाएगा, यहाँ वाला इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, ये सब एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी मैंने चारों कॉर्नर्स पे जो है चार्जेस रख दिए Q Q Q Q Q, तो जो आएगा Q यहाँ पर सेंटर में जो Q आएगा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। ये केवल सिमेट्रिकल शेप के लिए वैलिड है और सारे चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल साइन के हो तब। अगर मान लीजिए अलग साइन का हो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया तो नहीं होगा भाई, ठीक है। दिमाग जो है ट्रिक्स में बहुत जल्दी जाता है इंसान के, पर ट्रिक्स को अप्लाई करना सिर्फ उसी बच्चे के हाथ में होता है जिसको होता है ना ब्रह्मास्त्र चलाना, तो भाई सीख लिया। जो अश्वत्थामा था ना उसने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ठीक है। जिस समय सब लोग मारे गए तो जो है अश्वत्थामा का वो बहुत गुस्सा आया कि मेरे दोस्त मार दिए, मेरे पिता मार दिए, तो मैं पूरा वंश नाश कर दूंगा अर्जुन का। तो वो क्या करता है, जो उत्तरा के पेट में जो बच्चा होता है ना परीक्षित, तो उनके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है कि जाओ और जा करके इसका गर्भ नष्ट कर दो, मतलब कि जो इन्फेंट जो बेबी उसके पेट में है उत्तरा के, जो कि अभिमन्यु का होने वाला पुत्र होता है, ठीक है। तो अभिमन्यु का जो मतलब वाइफ थी उसका नाम उत्तरा था, तो वो छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो उसको छोड़ता है तो मतलब सब जगह तहस नहस होने लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं अब इसको वापस लो, तो क्योंकि तुमने जो है धरती का नाश करने की ठान ली है, तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी, वापस लो। तो वो कहता है प्रभु ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो चलाना आता है वापस लेना नहीं आता। अर्जुन को वापस लेना आता है, पर अर्जुन तो केवल अपना ही अस्त्र वापस ले सकता है, क्योंकि अर्जुन ने भी छोड़ दिया था, अर्जुन ने भी गुस्से में आके छोड़ दिया उसके ऊपर। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मास्त्र चलाना तो सबको आ जाता है, ब्रह्मास्त्र को वापस लेना कैसे है वो समझना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपने ट्रिक तो सीख ली कि सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे तो उनमें सारे चार्जेस सेम होंगे, तभी ये ट्रिक वैलिड है। अदरवाइज आपका आंसर गलत निकाल के दे देगी। इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप
इस बात को ध्यान रखें कभी भी, वहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये अचानक से याद आ जाए कि यार इसकी लिमिटेशन थी, लिमिटेशन के अंडर में रह के काम कर रहा हूँ या बाहर तो नहीं निकल गया उससे। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिए। मैं आपको कोई भी कहानी सुनाता हूँ फालतू में नहीं सुनाता, आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो है मैं आलतू फालतू काम नहीं करता। मेरा हर चीज़ में एक ही मकसद है, आप तक मैसेज कन्वे करना कि भाईजान मकसद भूलने का नहीं है भाईजान। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मकसद हमारा एक ही है, फ़िज़िक्स में टॉप करना, तो मकसद भूलना नहीं है अपने को। फ़िज़िक्स में टॉप करना ही मकसद है, ठीक है, समझे। गलत मकसद मत समझिए, मकसद का मतलब समझिए। फ़िज़िक्स में टॉप करना मकसद है, ठीक। तो यहाँ पर भी नेट आंसर 0 होगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स में नेट आंसर 0 होगा। आई होप आपको ये बातें जो हैं समझ में आई होंगी कूलम्स लॉ की। आज हमने जो देखा है वो कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म देखा है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ से इस पोर्शन को हटाते हैं, ठीक है, और इसको मैं हटाता हूँ ताकि आप लोग को सही से क्वेश्चन दिख पाए, फिर हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ले लिया था, तो इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको डिलीट मार देते हैं और इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। चलिए, ये PYQ है जेईई मेंस का। जो भी तक हमने सीखा, क्या हम उसके बल पे ये काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है S, दोनों के ऊपर चार्ज है Q, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 16 न्यूटन के फोर्स से। थर्ड आइडेंटिकल चार्ज अनचार्ज, थर्ड आइडेंटिकल, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तीसरा चार्ज अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, आइडेंटिकल है, मतलब कि तीनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, और जो तीसरा चार्ज लाया जा रहा है r, उसका भी रेडियस r। क्वेश्चन में ये है कि सक्सेसफुली ब्राउट इन कांटेक्ट विद 2 स्फीयर, तो पहले इस चार्ज को उठाया गया और इसके पास लाके टच किया गया। जैसे इधर टच करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे टच कर दिया, तो यहाँ पे टच करते ही होगा क्या कि इसके ऊपर जो Q चार्ज है और इसके ऊपर जो 0 चार्ज है, तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q + 0, मतलब टोटल चार्ज इस Q। और जैसे ही हटाएंगे तो ये चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल हैं, दोनों का रेडियस बराबर है, तो बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे हटाओगे ऑरेंज वाले को, तो P पर तो आ जाएगा Q/2, R पर भी आ जाएगा Q/2, और S पे इस समय कितना है? Q। अब आपका दिमाग सनका, आपने उठाया इसको फिर से, अब यहाँ जाके टच कर दिया, यहाँ जाके टच किया, तो टोटल चार्ज कितना है इस पूरे सिस्टम का वो चेक करेंगे। इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज तो वो है Q + Q/2, मतलब 3Q/2, ये टोटल चार्ज है। और जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा? अगर जैसे ही हटाऊंगा तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब आंसर इज़ 3Q/4, 3Q/4। तो अब मेरे पास जो स्फीयर S है उस पर भी 3Q/4 है, और जो R है उस पर 3Q/4 है। द न्यू फोर्स बिटवीन P एंड S, S पे और P पे नया फोर्स कितना होगा? तो S पे कितना चार्ज रह गया है और P पे कितना चार्ज रह गया वो देख लेते हैं एक बार। तो S P पे चार्ज है Q/2 और S पे चार्ज है 3Q/4, तो टोटल चार्ज हो गया, सॉरी फोर्स निकालना है मैं, तो फोर्स हो गया K Q1 Q2/r², तो ये हो गया 3/8 KQ/r²। और पहले जो फोर्स लग रहा था वो दोनों पे कितना लग रहा था? तो दोनों पे Q चार्ज था और R डिस्टेंस की सेपरेशन थी, तो KQ²/r², जिसकी वैल्यू थी 16 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी नए वाले फोर्स की? तो नए वाले फोर्स की F' की वैल्यू हो जाएगी 3/8 × में 16,
तो कैंसिल हो जाएगा 6 न्यूटन। दैट इज़ द आंसर। 2024 का ये पेपर में आया था, इजी सा क्वेश्चन था। आपने जो है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से टैकल करना है इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे दादा हट जाओ। मज़ा आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो यार इस पर। आपको ऐसे ऐसा कंटेंट दूंगा कि जेई मेंस में आपकी जो रैंक है, ठीक है, इतनी अच्छी आ जाएगी कि आप एडवांस का पेपर आराम से दे पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको, सारे पैटर्न सिखाएंगे इसी चैनल पर फ्री में, वो भी फ्री फ्री फ्री। इतना बम मारेंगे कि पूरा का पूरा जेई मेंस धुआं धुआं हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना बम मारेंगे, सब क्वेश्चनों को धुआं धुआं कर देंगे। चलिए आंसर निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। इसका क्या आंसर बनेगा? कह रहा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट वैक्यूम एट डिस्टेंस R इज F। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। द फोर्स बिटवीन डायलेक्ट्रिक मीडियम K, अगर हमने इंसर्ट कर, ये वो वाला K नहीं है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे K अलग है, ये फ्री स्पेस का है जो वैक्यूम में बोल रहा है, ठीक है। तो ये वो वाला K है जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹। और ये कौन सा वाला K है बच्चों? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, मतलब एप्सिलॉन R वाला, ठीक है। और डिस्टेंस भी तेरी ये इधर दिखा। और ये डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कम कर दिया, R/5 कर दिया। तो अब फोर्स कितना होगा? सिंपल है, पहले वाले का भाई, पहले वाले फोर्स का K टाइम्स तो डायरेक्टली कह सकता हूँ मैं। इसके अलावा डिस्टेंस भी चेंज किया गया है, तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते F/K, क्योंकि F/K से तो आप सिर्फ डायलेक्ट्रिक में जो चेंज हुआ वो आया ना, डिस्टेंस में भी तो चेंज हुआ ना। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे कि भाई पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में जो नया वाला है वो है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये पहले वाले का था, सॉरी यहाँ पर इसको हमने एप्सिलॉन K की वैल्यू डाल दी है ε0। और अभी जो है मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ दूसरा वाला, दैट इज़ F', तो वो है 1/4 पाई ε0 K विच इज़ 5 इंटू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर विच इज़ R/5 का होल स्क्वायर। तो R/5 का होल स्क्वायर बन गया 25 का, और 25 ऊपर चला जाएगा तो 25 डिवाइड बाय 5, और अंदर रह गया 4 पाई ε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये तो रह गया 5 और ये हो गया F। तो 5F इसका आंसर हो गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के क्वेश्चंस में। इस तरीके से जेई मेंस 2024 का हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी टॉपिक था। अब मिलते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म की खासियत क्या है, क्यों करा रहे हैं? जब आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म करा ही दिया है, खाम में क्यों रायता फैला रहे हैं? देखिए हर चीज़ की ना अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, और मैं बिना इंपॉर्टेंस के कोई भी चीज़ नहीं कराता। जब भी आपको ऐसी ज्योमेट्री दी जाए, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं जो कि ना केवल कोई ट्रायंगल बनाते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या कोई नोन शेप नहीं बनाते हो, अननोन रखे हैं, रैंडमली रखे हैं, किसी भी पॉइंट पे रखे हैं, ठीक है, कितने भी चार्जेस हैं, और आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, ऐसी जगह पर आपको जो मुसीबत से निकालेगा वो है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जैसे ही आप सीख जाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब जो एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आप टैकल कर पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आई होप तब तक आप ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। बेटा पढ़ना ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है। अभी जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताई हैं, आपके दिमाग में कितनी गई हैं ये आपको जो ही पता चलेगा जब आप इसे पढ़ेंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सब भूल जाएंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे। वीडियो को 10 बार देखने से सिर्फ मेरा वॉच आवर बढ़ेगा, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी जब आप वीडियो देखने के बाद मल्टीपल टाइम्स अपने ही नोट्स को बार बार रिवाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।